नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। प्रदेश में राम नाम की लूट के बीच कांग्रेस में फिर से घमासान छिड़ गया है। वोट रूपी जिस संजीवनी की तलाश में कांग्रेस ने राम का सहारा लिया था, उस पर लक्ष्मण ने ही सवाल उठा दिए हैं। लक्ष्मण सिंह के बोल भाजपा को रास आए और मौका लपकने में भाजपा ने देरी नहीं की, लेकिन सज्जन सिंह को लक्ष्मण के बोल वचन खटक गए तो तंज कस दिया। पीछे हैदराबाद की एक संस्था भी नहीं रही, उसने खुला खत प्रदेश के मुस्लिमों का नाम लिख दिया और कमलनाथ के राम प्रेम पर सवाल उठा दिए। प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राम मंदिर भूमि पूजन के बाद कांग्रेस ऑफिस में दीप प्रज्वलित किया था। साथ ही भगवान राम के बड़े बड़े पोस्टर ऑफिस में लगे थे। पहली बार कांग्रेस ऑफिस में जय श्री राम के नारे लगे थे। अब इसके विरोध में कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह उतर आए हैं। लक्ष्मण सिंह हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राम भक्ति दिखाने और शुद्धिकरण से कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस को नसीहत दी। आइए आपको भी सुनाते हैं कि चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह किस तरह अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए नसीहत दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सही मुद्दों को उठाती है, सही मुद्दों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर बढ़ जाएगा। हम बहुजन समाज पार्टी की मदद कर रहे हैं इस तरह कर, इसलिए हम केवल और केवल उन मुद्दों पर चर्चा करें। दल बदल वाला मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उनको हम उठाएं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और नहीं तो फिर बसपा जो है उसको लाभ निश्चित रूप से। तो लक्ष्मण सिंह की अपनी चिंता है पार्टी को लेकर, बसपा को लेकर, और उनके इस बयान को भाजपा ने भी बिना देर किए हाथों हाथ लपक लिया। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस खुद के बारे में नहीं सोच रही है। कांग्रेस शुद्धिकरण के नाम पर वोटर और जनता का अपमान कर रही है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने। दुर्भाग्य यही है कि खुद की तरफ नहीं देख रही है, खुद का शुद्धिकरण का नहीं सोच रही है और दूसरों को ही अशुद्ध मानकर शुद्ध करने की कोशिश कर रही है। ये जनता का और वोटर का अपमान है। और कांग्रेस अब कुछ भी कर ले, आप हम सब ने 1.25 साल कांग्रेस के कुशासन को देखा है। जिस प्रकार का अराजकता का वातावरण हो गया था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, विकास ठप हो गया था, गरीब के कल्याण की योजना समाप्त हो गई थी और उसी के कारण कांग्रेस के ही अनेक साथी परेशान होकर और अपना भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं मानते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में विकास के नाम पर आए हैं। और जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती हैं। और जब लक्ष्मण सिंह ने अपनों पर ही तीर चलाए तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के बयान को सज्जन सिंह वर्मा ने बकवास करार दिया। कहा वे राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं, लेकिन ये आधुनिक युग के लक्ष्मण हैं। उनकी विचारधारा अलग है, उस समय की विचारधारा अलग थी। और राम की भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ है। हर व्यक्ति का यही कहना है कि मैं राम में हूँ, राम मुझ में है। इस तरह का प्रश्न उठाना निरर्थक और बकवास मानता हूँ। इस तरह का प्रश्न लक्ष्मण सिंह को नहीं उठाना था। अब यह राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अब ये लक्ष्मण सिंह जी आधुनिक युग के लक्ष्मण हैं। इनकी विचारधारा अलग है, उस समय के राम लक्ष्मण की विचारधाराएं अलग थी। हमारा मानना ऐसा है कि राम की भक्ति पूरा देश डूबा हुआ है। हर व्यक्ति का कहना है कि मैं राम में हूँ, राम मुझ में है। तो ये प्रश्न उठाना ये निरर्थक और बकवास मानता हूँ। इस तरह की बकवास नहीं निकलना चाहिए। को उन्होंने बकवास करार दे दिया। इधर दुबले पर 2 आषाढ़ ये कि हैदराबाद की जामिया निजामिया संस्था की ओर से एक पत्र में कमलनाथ को मुसलमानों से मुंह मोड़ने वाला नेता करार दे दिया। संस्था ने कमलनाथ पर हिंदू परस्त होने का आरोप चस्पा किया। पत्र में साफ लिखा है कि अब कमलनाथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनाव को देखते हुए पत्र में लिखा है कि किसी की बातों में ना आए, मुसलमान अपने नेता का चुनाव सोच समझ कर करें। पत्र में मुसलमान को अकेला बताया गया। लिखा है सोच समझ कर ढूंढना होगा रहनुमा। अब इस पूरे मुद्दे पर अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर ललित उपन्यु क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। कांग्रेस
कि राजनीति में जब से राम हनुमान शामिल हुए हैं पिछले 2-4-8 दिन से, तब से ही ये साफ लगने लगा था कि इसका उन्हें फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन कहीं न कहीं नुकसान ज़रूर होगा। वो नुकसान मैदान में कितना होगा ये तो उपचुनाव बताएंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं उसके नुकसान नज़र आने लगे हैं। और जिस हिसाब से कमलनाथ की राम हनुमान की राजनीति पे असहमतियों के स्वर उठने लगे हैं, चाहे वो लक्ष्मण सिंह के जरिए हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह के जरिए हों, चाहे किसी धार्मिक संस्था के जरिए हों, तो उससे ये लग रहा है कि एक तो इसमें कांग्रेस का जो परंपरागत समर्थक है, जो परंपरागत वोट है, उसका विश्वास कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है। और दूसरा, कांग्रेस के ही एक बड़े समूह को ये लग रहा है कि कमलनाथ की इस राजनीति से आगे बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। ख़ासतौर से दिग्विजय सिंह इस चीज़ को, चूँकि बहुत शार्प पॉलिटिशियन है और वो पढ़ चुके हैं, और वो हमेशा से ही भाजपा को धर्म आधारित राजनीति के लिए कोसते रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जब राम मंदिर के शिलान्यास का मामला था या राम मंदिर के मुहूर्त का मामला था, तब भी उन्होंने बहुत तल्खी से अपने बयानात जारी किए थे। और इसके विपरीत कमलनाथ पूरी तरह राममय या हनुमानमय हो गए थे। तो ये जो दो हिस्से कांग्रेस के हो रहे हैं, इसका कांग्रेस को पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी दोहरा नुकसान हो रहा है। फ़ायदा नहीं होगा ये तयशुदा है, क्योंकि कांग्रेस का मूल चरित्र कभी भी इस तरह का उन्होंने अपना बताया नहीं कि वो कभी अपनी राजनीति में धर्म का सहारा लेंगे। और ये भी समझना चाहिए कि जब उन्होंने सरकार बनाई थी 6 महीने पहले तक, जब उनकी सरकार चल रही थी, 114 सीटें लाए थे, तो तब भी उन्होंने कहीं भी इस तरह से कोई राम हनुमान के सहारे राजनीति करके वो सीटें नहीं जीती थी। और अब अचानक से उपचुनाव सामने है और माहौल पूरा कांग्रेस के अंदर धर्ममय हो गया है, तो जाहिर है ये स्थितियां आना थी कांग्रेस के पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। तो दोनों तरफ से अब जो बयानात आने लगे हैं कमलनाथ की इस धर्म आधारित राजनीति के, तो वो ये तल्खी अभी और बढ़ेगी और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, फ़ायदा शायद नहीं हो। बिल्कुल, तो बड़ी बात यही है कि शायद कांग्रेस को नुकसान होगा, और जाहिर तौर पर शायद नहीं, बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाक्रम कांग्रेस की राजनीति में शुरू हुआ है कि पहले कांग्रेस ने अपना स्टैंड 360 डिग्री टर्न किया कि जो पार्टी कल तक कहती थी कि राम एक काल्पनिक पात्र है, जो पार्टी कहती थी कि जो राम सेतु है उसको तोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि जहाज़ निकल सकते हैं, व्यावसायिक हित उसमें दिख रहे थे, जो पार्टी ये कहती थी कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो जो पार्टी सवाल उठाती थी बीजेपी पर कि वो फिरकापरस्त पार्टी है या बहुसंख्यकों की राजनीति करती है, और आरोप लगाती थी कि बीजेपी इस देश को बांटने का काम कर रही है राम के नाम पर। लेकिन वो कांग्रेस अब ये कह रही है कि राम सबके हैं। सज्जन सिंह वर्मा जो कुछ कह रहे हैं, इसके साथ ही अब जो कुछ चिट्ठी आई है, क्योंकि एक सीन सबको ये भी पता होगा कि जब विधानसभा चुनाव के पहले जब कमलनाथ प्रदेश के मुखिया बनकर आए थे, यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनकर भोपाल आए थे, इसके बाद एक रोड शो हुआ, उसके बाद छोटी छोटी उन्होंने बैठकों का एक दौर शुरू किया था। तमाम सारे जाति धर्म समाज के लोगों के साथ वो बैठते थे। तब एक उनका वीडियो भी बड़ा चर्चित हुआ था अल्पसंख्यकों के साथ एक बैठक का, जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी, बीजेपी ने हमला भी किया था और तमाम सारी चीज़ें निकल कर आई थी, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे थे कि उनको मुस्लिमों का वोट कांग्रेस के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों है। लेकिन 15 महीने की सरकार और 3 महीने के लगभग इस वनवास के बाद 18 महीने ये और 6-8 महीने पुराने जोड़ ले तो 2 साल के अंदर अंदर ऐसा कुछ बदल गया प्रदेश में कांग्रेस के लिए कि जो कांग्रेस बात करती थी सर्वधर्म समभाव की, वो कांग्रेस अब राम की बात कर रही है। उसके ऑफिस में, जिसमें कभी कमलनाथ के पहले तक संजय गांधी के पोस्टर किसी ने नहीं देखे थे, जब कमलनाथ बने प्रदेश अध्यक्ष, इसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, तब पूरे शहरों में कस्बों में हमने देखे कि कमलनाथ के साथ संजय गांधी के तो पोस्टर भी थे उनके। तो इसके साथ ही हमने देखा अब उस कांग्रेस के दफ्तर में राम भगवान के पोस्टर चश्मा है, बड़े बड़े राम धुन गाई जा रही है, पूजन पाठ हो रहा है, अर्चना हो रही है, सारी तमाम वो चीज़ें हैं। और इसके बाद कांग्रेस से के एक बड़े नेता हैं, जो अल्पसंख्यक नेता हैं, वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, ख़ास तौर से क्योंकि ये जो राजनीति चल रही है, क्योंकि कमलनाथ ने पूजन अर्चन के बाद चुपचाप बैठे हुए हैं, इसके बाद जो बाकी नेता हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, इन सब के बीच
जो चिट्ठी पत्री खतों के बाद किताबत का दौर है और आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह तो हालांकि गाए बेगाए या हर मौके पर अपनी बात करते रहते हैं, तो इस सारे मसले को हम समझेंगे, पूरे घटनाक्रम को, कि आखिर कांग्रेस की राजनीति कहाँ जा रही, क्या हो रहा है। तो एक तरह से ये भी साफ है कि वोटों की खातिर जिस राम की शरण में कांग्रेस गई है और वोट मिले या नहीं ये चुनाव के बाद साफ होगा, लेकिन फिलहाल तो ये दाव उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। तो राम के नाम पर पार्टी में यादवी कलह छिड़ी है और जिस अल्पसंख्यक वोट को कांग्रेस बहुमती समझ रही है उसके छिटकने का खतरा अब बढ़ गया है। तो इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया। प्रकाश जी, सीधा सवाल, जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है कि सज्जन सिंह ने कहा है कि राम के लक्ष्मण जो कुछ कह रहे हैं बकवास है, और वो खुद उनके सज्जन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो कमलनाथ के हनुमान हैं। हालांकि कमलनाथ के, क्योंकि लक्ष्मण और भरत की जैसी कोई परंपरा है नहीं, वो है तो दिग्विजय सिंह और उनके बीच में। तो ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, तो निशाने पर कौन है लक्ष्मण सिंह के? कांग्रेस है, कमलनाथ है, या सज्जन सिंह ने जो निशाना लिया जिनका नाम नहीं लिया, दिग्विजय सिंह, जो कि वो समझ रहे हैं कि पर्दे के पीछे शायद लक्ष्मण सिंह के लिए कौन खेल रहा है? मनोज, मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब क्लेशेस बढ़ेगा। जिस रास्ते पे कांग्रेस जा रही है ये कभी किसी ने देखा नहीं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राम की बहुत बड़ा पोस्टर लगता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, कमलनाथ राम मंदिर का खुल के समर्थन करते हैं। वो श्रेय भले ही राजीव गांधी को दे रहे हों, लेकिन वो राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं एकदम। ये कांग्रेस का एकदम बड़ा ही अलग तरह का स्टैंड है, जो आज तक कांग्रेस का कभी इस तरह से सार्वजनिक धर्म को लेकर प्रदर्शन लोगों ने देखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर दो धाराएं हैं निश्चित तौर पे। एक, जिन्हें अल्पसंख्यकों की चिंता है, उसमें हम दिग्विजय सिंह को कह सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। लक्ष्मण सिंह उनके छोटे भाई हैं, और लक्ष्मण सिंह ने जो कहा है कि कांग्रेस को बेसिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो जो कह रहे हैं कि बेसिक मुद्दों को, तो उसमें वाकई में धर्म का हमने देखा है कि वो नहीं है। ये बीजेपी का सब्जेक्ट था, बीजेपी से लोग इसकी अपेक्षा करते हैं, बीजेपी से ही ये अपेक्षा थी कि राम मंदिर बने। तो राम मंदिर जब तक नहीं बना था तो यही कांग्रेस के नेता है, जितने भी जो अल्पसंख्यकों के समर्थक नेता देश में माने जाते हैं, वो सब सवाल उठाते थे राम मंदिर को लेके। दिग्विजय सिंह कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब राम मंदिर बन गया है तो कांग्रेस भी उसी रास्ते पर जा रही है, और कमलनाथ बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो दो धाराएं हैं वो उसका संघर्ष है। अब लक्ष्मण सिंह ने जो कहा है वो निश्चित तौर पे हम मान सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो बहुत ही निष्पक्ष है। उनका निशाना सीधे सीधे कमलनाथ पे है। पार्टी की विचारधारा के अनुरूप लक्ष्मण सिंह ने बात कही है, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा का जो रिएक्शन है वो सीधे अपने नेता के लिए है। जो आपने कहा कि वो कमलनाथ के अनुमान है, तो वो कमलनाथ का बचाव कर रहे हैं, लक्ष्मण सिंह को कह रहे हैं बकवास। वाकई में जो आप कह रहे हैं कि जब नतीजा आएगा तब पता चलेगा कि लोगों ने किस आधार पर कांग्रेस को वोट दिया। तो अगर कांग्रेस बेसिक इश्यूज पर जाए, लेकिन जाएगी कैसे, उसे पता है कि 15 महीनों में उन्होंने क्या किया है। ये कमलनाथ को बहुत अच्छे से पता है, ये सज्जन सिंह वर्मा को बहुत अच्छे से पता है। तो जो सरकार के हिस्सा रहे उन्हें पता है कि हमने 15 महीने में ऐसे क्या काम किए हैं जिन्हें हम जनता के बीच लेकर जाएं। तो वो कांग्रेस को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जो ऑलरेडी बीजेपी की ही लाइन को वो लंबी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जी, जिस प्रकार से भटनागर जी ने कहा उस लाइन को लंबी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कई बार उस लाइन के मुकाबले अपनी जो लाइन है वो छोटी करते जा रहे हैं, या कहें कि बीच बीच में कुछ नेता उसको मिटाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि जैसे तैसे उस बराबरी पे आप पहुंचते हैं, दूसरा आदमी आता है उस लाइन को मिटाने की कोशिश करता है, या कहें मिटा भी देता है। और इन सब के बीच में जो चिट्ठी पत्री आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस प्रकार के फतवे घोषित तौर पर नहीं होते थे, हालांकि हैदराबाद की एक अनाम सी कह सकते हैं संस्था या गुमनाम सी है, लेकिन उस चिट्ठी का मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में खासतौर से अल्पसंख्यकों पर क्या असर आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बीच? देखिए मनोज जी, इस पूरे संदर्भ में कोई हम देखें, जैसे कि पौराणिक आख्यान को लेकर बात हो रही है कि राम के लक्ष्मण कौन या हनुमान कमलनाथ के, तो यदि हम उससे पौराणिक आख्यान पर जाएं तो लंका जब ढहने वाली थी, रावण की लंका जी, तो उसके पहले विभीषण अपने गणों के साथ बाहर चले गए थे। कांग्रेस विभीषण और जयचंद दोनों शब्दों का प्रयोग कर रही है। वो विभीषण और उनकी पूरी टीम बाहर हो चुकी कांग्रेस से। बिल्कुल। अब कांग्रेस के पास लक्ष्मण सिंह के तौर पर एक सीनियर आदमी जो राजा मालवंत थे रावण की सभा में, तो राजा मालवंत की भूमिका में दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह हैं, जो कांग्रेस को हमेशा सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कमलनाथ की कांग्रेस है जो अंध भक्ति में डूबे हुए लोगों की कांग्रेस है।
उसको वो सही दिशा अच्छी नहीं लग रही, उनको वही गलत लिख रहे हैं। तो जैसे विभीषण के साथ जो बर्ताव हुआ था वही बर्ताव मालवंत के साथ भी हो रहा है, जो आज के मालवंत हैं जी। तो कल के दिन लक्ष्मण सिंह भी यदि कांग्रेस छोड़कर पलायन करते हुए दिख दें फिर से, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस को यदि वाकई में मध्य प्रदेश में अपना अस्तित्व बरकरार रखना है या अपने आप को बचा कर रखना है, जो चुनाव आ रहे हैं 27 सीटों पर, उसमें यदि उनको अपनी वजूद बनाना है, तो कांग्रेस को लक्ष्मण सिंह जैसे लोगों की बातों को सुनना समझना होगा। पार्टी के अंदर से जो स्वर उठते हैं उसको समझना होगा। अपने में यदि कहीं गड़बड़ी है तो उसको सुधार करना होगा, यदि गड़बड़ी नहीं तो इन स्वरों को बंद करना होगा जो उठ रहे हैं। ये पार्टी को नुकसान देने वाले स्वर हैं ऐसी स्थिति में। और जहाँ तक ये अल्पसंख्यक राजनीति की बात है कि जो ये फतवा टाइप का जो जारी हुई है चिट्ठी, तो ये कांग्रेस की परंपरा है, कांग्रेस कराती रही है चिट्ठियां पहले, और अंततः वही होता है कि जो आपका जो बाण है वो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो आप पर ही उल्टा असर करता है, बूमरैंग जिसको कहते हैं जी, बूमरैंग होता है। तो ये वो बूमरैंग की स्थिति में कि कांग्रेस चाहे वो शाही इमाम का हो, लखनऊ जामा मस्जिद के, या लखनऊ के इमाम का हो, या भोपाल की हम कहें तो भोपाल में भी आरिफ अकील के लिए हमने देखा है चुनाव में ऐसे फतवे जारी होते रहे हैं। तो इस तरीके की फतवे की राजनीति कांग्रेस की देन है, और ये फतवा उनके खिलाफ हो रहा है क्योंकि उनके हितों के ध्यान नहीं रख पा रही कांग्रेस। जिन अल्पसंख्यकों की पार्टी कांग्रेस बनकर रह गई है, चूंकि बहुसंख्यक भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ ले जाती हुई दिख रही है, तो कांग्रेस अब उन अल्पसंख्यकों के पक्ष में भी नहीं खड़ी दिखाई दे रही है। कांग्रेस की आज बॉडी देख लीजिए प्रदेश की, उसमें अल्पसंख्यक कितने महत्वपूर्ण पदों पर ये आपको दिख जाएगा। बिल्कुल, जो कमलनाथ सरकार बनी थी उसमें मंत्रिमंडल में देख लीजिए, तो वो ये तमाम तरीके जो अल्पसंख्यकों का यहाँ पर अहित हो रहा है, तो वो अब अपना स्वर उठाने लगे क्योंकि 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है। वो अपना अधिकार चाहते हैं, वो हक चाहते हैं, वो हक की लड़ाई है ये। देखिए मनोज, एक बात और गौर करिए आप इसी इशू के ऊपर कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस समय अल्पसंख्यकों का नेता कौन है? जो दो विधायक कांग्रेस के हैं, आरिफ अकील और आरिफ मसूद, उन दोनों में आपस में नहीं पड़ती। तो कांग्रेस में पूरे देश में देखिए कि आप अल्पसंख्यकों का कोई नेता नहीं है कांग्रेस में, जिसे कांग्रेस अपना प्रतिनिधि के, अल्पसंख्यक अपना प्रतिनिधि कह सके कांग्रेस में। बिल्कुल ऐसा कोई नेता नहीं है। और पूरे देश में कांग्रेस जो है निश्चित तौर पे अल्पसंख्यकों का विश्वास खो चुकी है। अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में उनकी मजबूरी है, लेकिन उसका एक गलत इम्पैक्ट जो होगा वो ये होगा कि मतदान के समय फिर मतदाता उदासीन हो जाता है अल्पसंख्यक। तो जो बात लक्ष्मण सिंह कह रहे थे कि बसपा को फायदा मिल सकता है, मैंने जो बात लक्ष्मण सिंह कह रहे थे कि बसपा को फायदा मिल सकता है, तो वो संभव हो सकता है। निश्चित तौर पे या तो बीएसपी की तरफ कन्वर्ट होगा, जहां बीएसपी प्रभावी होगी, जहां बीएसपी का उम्मीदवार जीतता दिखेगा जी, तो निश्चित तौर पे मुस्लिम वहां पे बीएसपी को वोट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस से वो नाराज होंगे। निश्चित तौर पे जब कांग्रेस और बीजेपी में अंतर ही नहीं हो जाएगा तो उन्हें फिर चुनना उसे है जिससे अंतर हो, क्योंकि बीजेपी को या बीजेपी की विचारधारा को पसंद नहीं कर रहे। एक चीज और कही थी प्रभु जी ने कि पार्टी अपने अंदर से उठे सुरों को नहीं सुन रही है। तो आपको नहीं लगता जब सरकार में थी और यही खामी थी जिसके कारण सरकार चली गई, कि तब भी उन्होंने नहीं सुना, और एक मौका है उनके पास कि वो फिर से उठ खड़े हो सकते हैं, और जैसा कि वो दावा भी करते हैं बार बार जब आप कि जब भ्रम का शिकार है मनोज जी, जब नेतृत्व भ्रम का शिकार है तो वो सही दिशा में जाएगा कैसे? सबसे बड़ी कांग्रेस की समस्या है, एक उसके पास नेतृत्व नहीं है जो जनता के बीच जाए। जनता जब नेता चुनती है तो निश्चित तौर पे वो उस नेता के पीछे, उसकी पार्टी पीछे हो, जनता उसको पसंद करती हो, ये सारी चीज़ें जो है वो नेतृत्व के लिए ज़रूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा नेता है जो जनता को प्रभावित कर रहा हो इस समय? सीधा जनता में यदि अपील करे, आज नरेंद्र मोदी आए दिन हम देखते हैं कि जनता से संवाद करते हैं। पिछले 5 महीने में हम शिवराज सिंह चौहान को लगातार देख रहे हैं कि वो हर तरह से संवाद करने की कोशिश करते हैं अलग अलग वर्गों से। कोरोना काल में भी कांग्रेस में इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत जनता से संवाद करने की किस नेता में? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में आप जिस दिशा में जा रहे हो, तो जिसे मजबूरी में आपको वोट देना था आप उसे भी अपने से छिटका रहे हो। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस, तो मैंने यही बोला कि कांग्रेस बीजेपी की लाइन लंबी कर रही है, अपनी तो छोटी, उसकी तो छोटी है ही ऑलरेडी, वो बीजेपी की ही लाइन को आगे बढ़ा रही है। प्रभु जी, अब चूंकि नेतृत्व की बात है, जैसे भटनागर जी ने कहा, और मध्य प्रदेश में हम बात करें तो गिने चुने अब कांग्रेस के पास नेता बचे हैं जिनकी मास अपील है, या कहे इक्का दुक्का ही बचे हैं। उनमें से भी अगर 2 धड़े बन रहे हैं कि एक बिल्कुल चुप है, एक सवाल उठाता है पार्टी की कार्यशैली पर या मुहूर्त पर या तमाम चीज़ों पर, एक दूसरा नेता है वो राम दरबार की पूजा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उनके जो लोग हैं वो दूसरे नेताओं पर आपेक्ष करते हैं, कटाक्ष करते हैं। तो इन सब के बीच में
अगर ये लाइन कांग्रेस चुनती भी और बाकी नेता भी उनके पीछे चले जाते कि ठीक है कि आप राम मंदिर के साथ चलिए या बहुसंख्यकों के साथ चलिए, तो वो कितनी दूर तक आपको लगता है कि साथ चलेंगे? क्योंकि पौराणिक आख्यान आपने भी बताया, तो यादवी कलह भी सबको पता है पौराणिक आख्यानों की। देखिए मनोज जी, कांग्रेस दिग्विजय सिंह की कांग्रेस है मध्य प्रदेश में कायदे से देखा जाए तो वही मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वमान्य नेता है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस की हम बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस दिग्भ्रमित है, वो तय नहीं कर पा रही उसको कहाँ जाना है, किस नेता के पीछे चलना है। आप ये देखिए कि जो कमलनाथ जो है 15 महीने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले एक साल पहले से वो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, वो पूरे प्रदेश का आज तक दौरा नहीं कर पाए। 27 सीटों पर चुनाव होना है, वहाँ पर वो नहीं जा पाए, वहाँ पर और कोई नेता नहीं जा पा रहा है उनका। जीतू पटवारी जैसा युवा नेता तो आपके पास है जो ऊर्जावान है, जिसकी पूरे प्रदेश में एक आवाज़ हो सकती है, उसको दबाने की कोशिश हो रही है। जयवर्धन सिंह को आगे उठाने की कोशिश हो रही है, नकुल नाथ को सामने लाने की कोशिश। कांग्रेस लड़ कहाँ रही है? कांग्रेस लड़ वहाँ नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही है। भाजपा की तो पिछलग्गू है, वो अपने घर के अंदर लड़ रही है, उनके बुजुर्ग और युवा उनके बीच में लड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुगलिया सल्तनत का खेल चल रहा हो कि वही वो औरंगजेब को बनना था देश का शहंशाह, तो उसने अपने पिताजी को कैद कर लिया। लगभग वो स्थिति पर जाती हुई दिख रही है कि नकुल नाथ जो कल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में एकदम नया नाम है, कल तक कोई जिनको जानता नहीं था कुछ महीनों पहले तक, वो अब कह रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस चलेगी। जयवर्धन सिंह अलग अपना नेतृत्व चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जीतू पटवारी अलग कह रहे हैं कि पटवारी राग चलेगा पूरे प्रदेश में, ओंकार सिंह मरकाम कहीं और वो बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में हर तरफ से नेतृत्व का संघर्ष है। ये इसलिए है क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है पीसीसी चीफ के पद पर, वो अक्षमता साबित कर रहे हैं, वो उतने सक्षम नहीं है। जो दिग्विजय सिंह सक्षम नेता हैं, वो एक अपना अलग राग लेकर चल रहे हैं, कमलनाथ उनसे उलट चल रहे हैं। दोनों के बीच में क्लैशेस साफ दिखाई दे रही है। क्लैशेस नहीं थे तब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। मतलब मुगलिया सल्तनत के वो दिन कि जब बादशाह बूढ़ा हो चला है और सिपह सलार ताकतवर हैं और अपने अपने क्षेत्रों में वो बादशाह को चुनौती दे रहे हैं। तो वारिस परिवार से ही ढूंढ रहे हैं मनोज। बिल्कुल जो शहंशाह है कांग्रेस के, वो वारिस परिवार से ही ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, प्रभु जी आपका, जिस प्रकार आपने विस्तार से दर्शकों को बताया। लेकिन इतना तो तय है कि जैसा मुगलिया सल्तनत की बात हो या जैसा भटनागर जी ने कहा कि सबने वारिस तय कर दिए हैं, तो इतना तय है कि साम्राज्य के लिए सबने अपने युवराज तय कर दिए हैं। लेकिन जो तख्ता नशीन है उस पर अगली बारी किसकी होगी, वो कौन होगा युवराज और किस खेमे का होगा, इसको लेकर भी एक लड़ाई कांग्रेस में शुरू हो गई है। और अभी कह सकते हैं कि जैसे उनके नेता कांतिलाल भूरिया कहते थे अक्सर जब प्रदेश अध्यक्ष थे वो, कि अभी भैंस बांधी नहीं है और दूध की लड़ाई चालू हो गई है। तो यही स्थिति अभी कांग्रेस की फिर से दिखाई दे रही है कि उपचुनाव की अभी घोषणा हुई नहीं है, लेकिन ये लड़ाई फिर से शुरू हो गई है कि भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, युवाओं का नेता कौन होगा। और इन सब के बीच पार्टी ने एक जो एक स्टैंड लिया है राम मंदिर को लेकर या बाकी तमाम चीज़ों को लेकर, उसको लेकर भी पार्टी में एक राय नहीं है। और ये मत भिन्नता पार्टी को कहाँ ले जाकर खड़ा करेगी, इसको लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो सत्ता का फाइनल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।